दोस्तों, 29 जुलाई 2019 को 32 साल की पूजा सिंहडे नाम की एक महिला कोलकाता से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट लेती है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसने पहले से ही एक ऑनलाइन टैक्सी बुक कर रखी थी, जो उसे हवाई अड्डे के बाहर मिल जाती है। ये टैक्सी उसे हवाई अड्डे से उसके होटल तक छोड़ देती है। पूजा सिंहडे, जो पहले मॉडलिंग की दुनिया में थी, शादी के बाद अपने पति के साथ कोलकाता में रहती थी। वहाँ वह इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी और इसी काम के सिलसिले में वह 29 जुलाई 2019 को बेंगलुरु आई थी। जब वह हवाई अड्डे से होटल की ओर टैक्सी में जा रही थी तो उसकी टैक्सी ड्राइवर से बातचीत हुई। उसे ड्राइवर का व्यवहार अच्छा लगा और उसने ड्राइवर से कहा कि 31 जुलाई को यानी 2 दिन बाद उसे होटल से वापस हवाई अड्डे जाना है, क्योंकि उसकी कोलकाता की फ्लाइट है। उसने ड्राइवर से कहा कि वह उसे छोड़ दे। आमतौर पर जब आप ऑनलाइन टैक्सी बुक करते हैं और ड्राइवर के साथ ऑफलाइन डील कर लेते हैं तो ड्राइवर को ज्यादा फायदा होता है। पूजा ने भी इस ड्राइवर के साथ 1200 रुपए में ऑफलाइन डील पक्की कर ली थी। दोस्तों, अब आता है 31 जुलाई 2019 का दिन। पूजा सिंहडे होटल से निकलने से पहले अपने पति को कोलकाता में फोन करती है और बताती है कि वह होटल से निकल रही है और दोपहर तक कोलकाता पहुंच जाएगी। इसके बाद टैक्सी आती है और पूजा उस टैक्सी में बैठकर होटल से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाती है। 31 जुलाई 2019 की दोपहर तक पूजा को कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन दोपहर बीत गई, शाम हो गई और फिर रात भी हो गई। फिर भी पूजा अपने घर नहीं पहुंची। उसका पति बार बार उसके दोनों मोबाइल नंबरों पर फोन करता रहा, लेकिन दोनों फोन स्विच ऑफ बता रहे थे। ये स्थिति किसी अनहोनी की आशंका को जन्म दे रही थी। पूजा का पति घबरा जाता है और उसके सभी दोस्तों, साथ काम करने वालों और परिचितों को फोन करके पूजा के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद पूजा का पति यह तय करता है कि वह उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगा। वह पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल पर पूजा के नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, मैं हैदराबाद में हूँ, कुछ आपातकालीन स्थिति है, मुझे पैसे चाहिए। इसके बाद एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मुझे अभी 5 लाख रुपए चाहिए। शुरू में यह सब सामान्य लग रहा था, जैसे कि पूजा किसी जरूरी काम से हैदराबाद गई हो और उसे पैसों की जरूरत पड़ गई हो। लेकिन पूजा के पति को कुछ शक हुआ। उसने गौर किया कि यह मैसेज पूजा ने नहीं भेजा, क्योंकि पूजा की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, जबकि इस मैसेज में कई जगह वर्तनी की गलतियां थीं। टेक्स्ट टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा गया था। इससे उसे यकीन हो गया कि पूजा के फोन पर कोई और है। ये समझते ही वह तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और कोलकाता पुलिस को सारी बात बताता है। कायदे से कोलकाता पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करके पूजा की जानकारी साझा करनी चाहिए थी और उसकी तलाश शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और पूजा के पति से कहा कि वह घर चले जाएं, उनकी पत्नी जल्दी ही लौट आएगी। पुलिस को लगता था कि पूजा एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला है जो कहीं गई होगी और काम खत्म होने पर घर वापस आ जाएगी। इस तरह कोलकाता पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उधर अगले दिन यानी 1 अगस्त 2019 को बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास एक व्यक्ति ने देखा कि एक महिला औंधे मुंह पड़ी हुई थी और बेहोश जैसी हालत में थी। जब लोग पास जाकर जाँच करते हैं तो पता चलता है कि उसकी हो चुकी है। उसके चेहरे को किसी भारी वस्तु से कुचला गया था, जिससे उसकी पहचान संभव नहीं थी। ये शव हवाई अड्डे से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिला था। लोग तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और शव की जेबें टटोलती है, लेकिन न तो कोई पहचान पत्र मिलता है, न ही कोई मोबाइल, और चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस उस महिला के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सबसे पहले आसपास के सभी थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों की पड़ताल शुरू करती है, ये सोचकर कि शायद पिछले 24 से 48 घंटे के भीतर किसी की बेटी, बहन या पत्नी लापता हुई हो और उसके परिजनों ने थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। लेकिन पुलिस को हैरानी तब होती है जब उन्हें इस विवरण से मेल खाती किसी भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिलती। कहीं से भी ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं होता जो इस अज्ञात शव की पहचान की ओर इशारा कर सके। इसके बाद पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाती है, जिसमें यह साफ होता है
24 से 48 घंटे के भीतर हुई थी। जांच में यह भी सामने आता है कि महिला के शरीर पर कुल 22 बार चाकू से हमला किया गया था और फिर उसके चेहरे को किसी भारी पत्थर या वस्तु से बुरी तरह कुचला गया था, जिससे उसकी पहचान न की जा सके। पुलिस शव की पहचान के लिए इंतजार करती है कि शायद कोई रिश्तेदार या जानने वाला आगे आए और उसे पहचान कर दावा करे, लेकिन जब कई दिनों तक कोई भी उस शव को लेने नहीं आता तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके कपड़े, DNA के नमूने, फोटोग्राफ्स और बाकी जरूरी चीजें सुरक्षित रखकर शव का अंतिम संस्कार कर देती है। अब ये केस एक अज्ञात में तब्दील हो चुका था, जहां न तो मृतका की पहचान थी, न हथियारा सामने था और न ही कोई सुराग जो जांच को आगे बढ़ा सके। ज्ञात महिला का अंतिम संस्कार कर चुकी थी, लेकिन उनकी जांच अब भी जारी थी। वे ये जानने की कोशिश में जुटे थे कि आखिर वह महिला थी कौन और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने की। इसी सिलसिले में पुलिस की नजर उस महिला के कपड़ों पर जाती है, जो दिखने में महंगे और ब्रांडेड लग रहे थे। पुलिस को शक होता है कि ये कपड़े किसी बड़े शोरूम से खरीदे गए होंगे। पुलिस ने कपड़ों पर लगे टैग और सीरियल नंबर के आधार पर जांच शुरू की। इस सीरियल नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस बेंगलुरु के एक बड़े शोरूम में पहुंचती है। बड़े शोरूम में जब कोई ग्राहक खरीदारी करता है तो उसकी जानकारी सिस्टम में दर्ज हो जाती है, जैसे ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, भुगतान का तरीका आदि। जब पुलिस ने कपड़े के उस खास सीरियल नंबर को शोरूम के डाटा में खोजा तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वह कपड़ा बेंगलुरु में नहीं बल्कि कोलकाता के एक शोरूम से खरीदा गया था। अब पुलिस को वहां का पता मिल गया और जांच की अगली कड़ी में बेंगलुरु पुलिस कोलकाता रवाना हो गई। कोलकाता पहुंचकर वे उसी शोरूम में गए और फिर से वही सीरियल नंबर दिखाकर डिटेल्स निकलवाई। इस बार यह साफ हो गया कि वह ड्रेस एक महिला ने खरीदी थी और उसके साथ कुछ बुनियादी जानकारियां भी दर्ज थीं, जैसे नाम और मोबाइल नंबर। पुलिस ने वह जानकारी अपने पास सुरक्षित कर ली। इसके बाद पुलिस ने शोरूम के आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों की पड़ताल शुरू की। इसी प्रक्रिया में उन्हें कुछ मिसिंग रिपोर्ट्स हाथ लगी और उनमें से एक रिपोर्ट हूबहू मेल खा रही थी। ये गुमशुदगी पूजा सिंह डे के पति द्वारा दर्ज करवाई गई थी। अब पुलिस के सामने एक कड़ी जुड़ चुकी थी और केस ने एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया। अब शोरूम से मिली जानकारी और मिसिंग रिपोर्ट के डाटा के आधार पर पुलिस पूजा सिंह डे के परिवार तक पहुंचने में सफल हो जाती है। जब पुलिस उस अज्ञात महिला के कपड़ों और शव के फोटोग्राफ्स पूजा के पति और अन्य परिजनों को दिखाती है तो वे तुरंत उसे पहचान लेते हैं और यह पुष्टि करते हैं कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि पूजा सिंह डे ही थी। यह वही पूजा थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले कोलकाता में दर्ज करवाई गई थी। इस बिंदु पर एक बात साफ हो जाती है कि यदि कोलकाता पुलिस समय पर हरकत में आती और बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करती तो शायद सच्चाई पहले ही सामने आ जाती और इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ पाती। लेकिन अब तक जो कुछ भी सामने आया वह बेंगलुरु पुलिस की मेहनत और सटीक जांच का नतीजा था। इसी कारण पूजा की पहचान संभव हो सकी। इसके बाद पूजा के पति ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उसने बताया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को कोलकाता से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी और उसकी वापसी 31 जुलाई को निर्धारित थी, मगर वह वापस नहीं लौटी। इस सूचना के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और सबसे पहले एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। रिकॉर्डिंग में पूजा को स्पष्ट रूप से 29 जुलाई को एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया, जहां वह एक टैक्सी में सवार हो रही थी। ये टैक्सी उसने ऑनलाइन माध्यम से बुक की थी। अब पुलिस के पास जांच की अगली कड़ी जुड़ चुकी थी और सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। अब जब एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों में उस टैक्सी का नंबर साफ साफ दिखाई दे गया तो पुलिस ने उस वाहन की जानकारी निकालनी शुरू की। टैक्सी के पंजीकरण नंबर और पूजा सिंह डे के मोबाइल फोन के डेटा की मदद से यह पता चला कि उस दिन पूजा ने एक ओला कैब बुक की थी। पुलिस ने ओला कंपनी से संपर्क कर ड्राइवर की पूरी डिटेल निकलवाई। तब जाकर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। जिस ड्राइवर ने पूजा की बुकिंग ली थी उसने उस दिन के बाद एक भी नई बुकिंग नहीं की थी। यानी पूजा को एयरपोर्ट से पिक करने के बाद वह ड्राइवर न तो कहीं गया, न ही उसने अपनी गाड़ी को दोबारा किसी भी ग्राहक के लिए चलाया। यहीं से पुलिस को गहरा शक होता है कि कहीं पूजा सिंह डे की हत्या में उसी टैक्सी ड्राइवर का हाथ तो नहीं है। इसके बाद पुलिस उस ड्राइवर के मोबाइल फोन को ट्रैक करती है और थोड़े समय में उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। ड्राइवर का नाम था HM नागेश, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष के बीच थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की
तो उसने पहले यह बयान दिया कि उसने 29 जुलाई को एयरपोर्ट से पूजा को पिक जरूर किया था, लेकिन उसे शहर के एक होटल में छोड़ने के बाद वह उससे कभी नहीं मिला और न ही उसे कुछ पता है कि वह कहाँ गई। हालांकि पुलिस को उसके बयानों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि तकनीकी सबूत और उसका व्यवहार दोनों ही कुछ और इशारा कर रहे थे। जांच अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी। अब तक टैक्सी ड्राइवर एच.एम. नागेश की दी हुई जानकारी पुलिस के सामने सही प्रतीत हो रही थी, लेकिन जब पुलिस उस होटल में जांच करने पहुंचती है जहां पूजा सिंहडे ठहरी हुई थी, तब मामला पूरी तरह पलट जाता है। होटल के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को जब खंगाला गया तो उसमें साफ दिखाई देता है कि 31 जुलाई 2019 की सुबह पूजा होटल से बाहर निकलती है और फिर से उसी टैक्सी में सवार होकर कहीं जाती है, यानी उसी एच.एम. नागेश की टैक्सी में। जबकि नागेश ने पुलिस को साफ कहा था कि उसने पूजा को सिर्फ 29 तारीख को एयरपोर्ट से पिक किया था और उसके बाद वह उससे कभी नहीं मिला। यहीं से पुलिस का शक गहरा हो जाता है। जब पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ के घेरे में लेती है, तब जाकर सारा सच धीरे धीरे बाहर आने लगता है। एच.एम. नागेश, जो कि पेशे से ओला टैक्सी ड्राइवर था, उसने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि 29 जुलाई को उसे ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पूजा सिंहडे को एयरपोर्ट से पिक करना था और होटल छोड़ना था। रास्ते में नागेश ने कई चीजों पर गौर किया। उसने देखा कि पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे, एक एप्पल कंपनी का और दूसरा सैमसंग का। उसके कपड़े महंगे और ब्रांडेड थे। पूजा लगातार मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रही थी। उसके पास एक अच्छा खासा पर्स था। इन सब बातों को देखते हुए नागेश को यह यकीन हो गया कि पूजा कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि किसी संपन्न परिवार से है। यहीं से उसके मन में लालच ने जन्म लिया। उसे लगा कि पूजा के पास नकद धन, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें होंगी जिनसे वह आसानी से पैसे निकाल सकता है। 2 महंगे मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े और आत्मविश्वास से भरी बातचीत, ये सभी बातें नागेश को अपराध की ओर धकेलने लगी। अब पुलिस को यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित लूट और मर्डर का मामला था। इसी दौरान पूजा सिंहडे ने एच.एम. नागेश से कहा कि 31 तारीख को उसे फिर से होटल से एयरपोर्ट जाना है और इस बार वह ऑनलाइन बुकिंग नहीं करेगी, बल्कि ऑफलाइन पेमेंट कर देगी। इस बात से नागेश के मन में एक योजना बनने लगती है, क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग होने की वजह से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इसी सोच के साथ नागेश ने फैसला किया कि वह पूजा सिंहडे को लूटेगा। 31 जुलाई 2019 को उसने पूजा को अपनी टैक्सी में बिठाया, लेकिन इस बार उसने पहले ही गाड़ी में एक चाकू छुपा रखा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वह पूजा को एक सुनसान जगह पर ले गया और चाकू की नोक दिखाकर उससे लूटपाट करने लगा। उसने पूजा के दोनों मोबाइल फोन छीन लिए, साथ ही उसके क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड भी जब्त कर लिए। नागेश को उम्मीद थी कि पूजा के पर्स में नकद बड़ी रकम होगी, लेकिन उसे केवल 500 रुपए ही मिले, जिससे उसकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। जब एच.एम. नागेश को पूजा के पास से केवल 500 रुपए मिलते हैं, तो वह गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस लूट में उसे लाखों रुपए मिलेंगे। गुस्से में वह पूजा सिंहडे के साथ मारपीट शुरू कर देता है। पूजा अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है और बार बार कहती है कि वह पुलिस में उसकी शिकायत करेगी और उसे जेल हो जाएगी। इससे डरकर एच.एम. नागेश पूजा की हत्या करने की योजना बनाता है। वह लगभग 22 बार चाकू से उस पर हमला करता है। हमले के बाद वह पूजा के शव को हवाई अड्डे से 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहां एक बड़े पत्थर से बार बार उसके चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसके बाद वह पूजा के दोनों मोबाइल, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड ले लेता है। फिर उसने पूजा के पति को मैसेज भेजा कि वह हैदराबाद में है और उसे 5 लाख रुपए चाहिए। उसे लगता था कि पति पैसे भेजेगा, जिसे वह एटीएम से निकाल लेगा, क्योंकि पूजा के एटीएम में भी ज्यादा पैसे नहीं थे। लालच में आकर एच.एम. नागेश ने पूजा सिंहडे कर दी और उसका शव हवाई अड्डे से 1 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। इसके बाद वह फरार हो गया और उसने कोई और टैक्सी बुकिंग नहीं ली। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्हें एक लावारिस शव मिला था जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी। फिर भी बेंगलुरु पुलिस ने पूरी लगन से जांच की। उन्होंने पहले पूजा के कपड़ों से उसकी पहचान की और फिर अपराधी को भी पकड़ लिया। अगर हर पुलिस अधिकारी इतनी मेहनत और लगन से काम करे तो अपराध की दर काफी कम हो सकती है।
लेकिन अक्सर पुलिस ऐसा नहीं करती। वे इंतजार करते हैं कि पहले अपराध हो, फिर जांच शुरू करें। दोस्तों, अगर आपने यह पूरी कहानी सुनी है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पूजा सिंहड़े की कहानी हमें सिखाती है कि सावधानी और जागरूकता कितनी जरूरी है। इस दुखद घटना से हमें यह भी सबक मिलता है कि पुलिस और समाज को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सक्रिय होना चाहिए। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले और कोई और इस तरह की त्रासदी का शिकार न बने। इंसाफ और सतर्कता के लिए आपका एक कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।